हेलो बडीज। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट स्टार्ट करें जिसका नाम है बायोटेक। बच्चों को ज्यादातर कठिन लगती है लेकिन बहुत आसान सी यूनिट है। तो बायोटेक यूनिट सबसे छोटी यूनिट एनसीईआरटी की है। यूनिट नंबर 9 है ये। दो चैप्टर केवल पढ़ने, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये पहला चैप्टर इसका है। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम इसके पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए, बायोटेक है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी उस टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज किया जाए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। यानी मनुष्य के फायदे के लिए अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को अगर यूज करें तो बायोटेक कहलाएगा। जैसे ब्रेड को बनाना, कर्ड को बनाना, वाइन को बनाना, बियर को बनाना, ये सब माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस हैं। इनको बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जैसे कर्ड बनाना है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होगा। ब्रेड और वाइन को बनाना है तो ईस्ट का यूज किया जाएगा, है ना। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिससे टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम की बात करें, है ना, किसी जीन की सिंथेसिस करना और उसको यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, किसी जीन को करेक्ट करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट हैं। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बेटा ईएफबी के द्वारा बायोटेक की डेफिनेशन दी गई है, जो क्या कहती है, वो कहती है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो डेफिनेशन सीधे आपसे पूछी जा सकती है, इसको आप याद कर लेंगे। अब देखिए, दो कोर टेक्निक हैं जिससे मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी चेंज हम कर रहे हैं तो उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या बेटा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्री मेंटेन करें, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस या इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन दो टेक्निक की वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो कोहेन और बोयर के द्वारा बनाया गया था। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है बेटा, वो कोहेन एंड बोयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया 1972 में। क्या किया इन्होंने? इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, जो कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और इस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड से इन्होंने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इस जीन को कट करने के लिए, इस जीन को कट करने के लिए इन्होंने यूज किया था मॉलिक्यूलर सीजर का, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं, ना। मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसे कट किया गया। ठीक है, अब कट करने के बाद जो कट पीस डीएनए का था उसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक किया गया। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम करते हैं, और इनके साथ जो डीएनए का पीस अटैच होता है उसे होस्ट के अंदर पहुंचाते हैं। ये एकदम उसी तरह से है जैसे मॉस्कीटो इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। उसी मैनर में जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर की तरह काम करते हैं किसी भी एलियन पीस यानी डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। अब जो लिंकिंग है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक करने के लिए प्लाज्मिड के साथ में डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है ना। और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? जब किसी वेक्टर के साथ
कोई डिजायर्ड डीएनए जोड़ा जाता है या दो अलग अलग सोर्स का डीएनए जब जोड़ा जाता है तो उसी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया गया इश्चर्चिया कोलाई में, और ये इश्चर्चिया कोलाई जो बैक्टीरिया है बेटा, ये क्लोजली रिलेटेड है साल्मोनेला का। ये साल्मोनेला का रिलेटेड बैक्टीरियम है बेटा, है ना। अब ये जो इश्चर्चिया कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया बेटा, ई कोलाई के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बेटा, वो डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की, अपनी कॉपी बनाने की जो क्षमता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, ई कोलाई के अंदर इसे क्लोनिंग कहा जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग ई कोलाई के अंदर हो रही है। क्लोनिंग मतलब कॉपी बनाना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो 5 टूल चाहिए हमें, है ना। क्या क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए, पॉलीमरेज कॉपी बनाने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए, और वेक्टर चाहिए ट्रांसफर करने के लिए डीएनए को, और होस्ट चाहिए जिसके अंदर हम क्लोनिंग करेंगे, जिसके अंदर हम डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। 1963 में दो एंजाइम का पता चला ये इश्चर्चिया कोलाई के अंदर, जो बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस में, है ना, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस की ग्रोथ को ई कोलाई में रेस्ट्रिक्ट करते थे। तो ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम का पता चला। इनमें से एक एंजाइम जो था वो मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ऐड करता था, इसे मिथाइलेज कहा जाता है। और जो दूसरा वाला एंजाइम था वो डीएनए को कट करता है, इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। अभी जो पहला वाला एंजाइम है, पहला वाला मिथाइलेज था, दूसरा वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। अब जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंदी 2 था, और ये जो हिंदी 2 था बेटा, ये डीएनए को हमेशा कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो 6 बेस पेयर का बना होता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब हिंदी 2 के अलावा हमें 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चल चुका है, जो 230 से ज्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जा चुके हैं, और हर एंजाइम के लिए अपना एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। यानी जो हिंदी 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग होगा, बाम H1 का अलग होगा, इको R1 का अलग होगा, है ना। हम एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं बेटा? देखिए, नाम का जो पहला लेटर होता है, एंजाइम का नाम का पहला लेटर जीनस से आता है। अगले जो 2 लेटर होते हैं बेटा वो स्पीसीज से आते हैं, ठीक है। उसके जैसे इको R1 की बात करें, इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब इको R1 में पहला लेटर क्या है? ई है, तो ई आया है इश्चर्च यानी जीनस से। अगले 2 लेटर सीओ हैं, ये कोलाई स्पीसीज से आए हैं। अगला है आर, आर ये आया RY13, ये स्ट्रेन है ना। तो लेटर आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या है? RY13। और ये जो रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये हमें क्या बताता है बेटा? ये रोमन नंबर इंडिकेट करता है, रोमन नंबर इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर में उस एंजाइम को एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। तो सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता है। अभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बेटा, ये न्यूक्लिएजेस से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम का एक क्लास उससे बिलोंग करते हैं। और 2 तरह के न्यूक्लियेजेस होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज, एक एंडोन्यूक्लियेज होता है। जो एक्सोन्यूक्लियेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के एंड से रिमूव करता है, और जो एंडोन्यूक्लियेज होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का काम करता है। अब 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को कट करता है। कैसे काम करता है? ये पहले डीएनए की पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करता है, और जहां पर उसको उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां पर बाइंड करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। यानी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कट कर सकता है, और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बेटा, वो एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक होता है। जैसे पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक ऐसा वर्ड होता है जो आगे और पीछे से पढ़ने में सेम मीनिंग देता है। जैसे मलयालम, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो मलयालम ही निकलेगा। कनक हो गया, जलज हो गया, ये सब पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे इको R1 एंजाइम की बात करें, तो इको R1 के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बेटा, वो आपसे नीट में खूब पूछा गया है। देखिए यहाँ दिया गया है,
ये इको R1 का जो सीक्वेंस है GAATTC है, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है। दूसरे स्टैंड पे भी अगर 5 से 3 की तरफ पढ़ोगे तो GAATTC आपको मिलेगा। यही पैलिंड्रोम यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 6 बेस पेयर का बना हुआ, ये केवल इको R1 के लिए है। अलग अलग एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है, लेकिन आपको केवल इको R1 के लिए ही याद करना है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर कट करता है, सेंटर से थोड़ा सा अवे कट करता है। जैसे कि अगर हम इको R1 की बात करें तो इको R1 कट करता है सेंटर से अवे G और A के बीच में कट करता है। इको R1 G और A के बीच में कट करता है, दोनों स्टैंड पर, है ना। मतलब यहां पर अगर देखोगे तो G और A के बीच काटेगा, और इस स्टैंड पर देखोगे तो G और A के बीच में कट करेगा। और जब कट करेगा तो बेटा सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बनेंगे, जिन्हें स्टिकी एंड का नाम दिया जाएगा। और इनकी जो स्टिकनेस होती है वो डीएनए लाइगेज के काम में हेल्पफुल होती है, मदद करती है। ठीक है। अब देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, है ना। और जो स्टिकी एंड होते हैं उन स्टिकी एंड को आपस में ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, और यहाँ पर एक वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद डीएनए लाइगेज ने दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, है ना। इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 2 डीएनए आपको दिखाए गए, वेक्टर डीएनए दिखाया गया और एक फॉरेन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए दिखाया गया। दोनों को इको R1 के द्वारा काटा गया, दोनों में स्टिकी एंड सेम टाइप के बने, और फिर इनको आपस में जोड़ दिया गया, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में 2 अलग अलग सोर्स के डीएनए को यहाँ पर जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए बेटा एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। अब चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए इनको एनोड की तरफ मूव कराया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा, है ना। तो आज के समय में जो सबसे कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स है वो एग्रोज होता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं बेटा वो अपने साइज के अकॉर्डिंग रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है वो उतनी ही दूर तक मूव करेगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है वेल के उतने ही पास रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैथोड होगा इस तरफ वेल की तरफ, वेल में डीएनए को भर दिया जाता है, और इधर एनोड होगा, है ना। और जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होंगे वेल या कैथोड की तरफ रहेंगे, और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट एनोड की तरफ चले जाएंगे, है ना। और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए एनोड की तरफ ये मूव करेंगे। अब जब डीएनए सेपरेट हो जाएंगे बेटा, तो ये बिना स्टेनिंग किए हुए और बिना यूवी लाइट के आपको दिखाई नहीं देंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट को बेटा पहले स्टेन किया जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड से, इसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे इन पे, तब आपको डीएनए के ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे, है ना। और ये पूछा जा चुका है। अब इन डीएनए के बैंड को बेटा, है ना, डीएनए के बैंड को एग्रोज जेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? इल्यूजन के द्वारा। इल्यूजन के द्वारा इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और इन डीएनए फ्रेगमेंट को बेटा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। और इनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ के हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। एक वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर का काम या तो प्लाज्मिड करेगा या बैक्टीरियोफेज करेगा। प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, यही दोनों वेक्टर होते हैं, और ये आपके नीट में पूछा जा चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए क्लोनिंग के लिए, है ना। तो फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। क्लोनिंग करने के लिए क्या क्या फीचर होने चाहिए? ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई वो सीक्वेंस होता है प्लाज्मिड के अंदर, है ना, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और यही सीक्वेंस जो ओराई है ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। तो 2 काम हो गए, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। बेटा सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वेक्टर में, ओराई के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए जो आइडेंटिफाई करे, जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो उनको एक दूसरे से अलग कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो डीएनए के पीस होते हैं वो किसी होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब अगर आप देखें तो
एक नॉर्मल इकोलाई सेल के अंदर, एक नॉर्मल इकोलाई के अंदर जो एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। नॉर्मल इकोलाई इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं शो करती है। तो नॉर्मल इकोलाई के लिए ये जो एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये इनके जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो सकता है। क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये PBR322 एक प्लाज्मिड वेक्टर आपको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो ये दो जीन जो आपको दिखाए गए सिलेक्टेबल मार्कर है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर PST1 है और PVU1 है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर SAL1 और PAMH1 आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। तीसरा आपको बताया गया, तीसरी चीज होनी चाहिए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट वो जगह होती है जहां पर जो फॉरेन डीएनए डिजायर्ड डीएनए हो उसको लिंक करते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें, ये जो वेक्टर है PBR322, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्लोनिंग साइट आपको दिखाई दे रही हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि वेक्टर के अंदर सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट अगर होंगी तो वेक्टर के कई फ्रेगमेंट हो जाएंगे, जिससे जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 8 है, तब भी अच्छा है, क्योंकि ये अलग अलग एंजाइम की साइट है। अगर एक ही एंजाइम की एक से ज्यादा साइट है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, है ना। अब देखिए, डीएनए को हम कहाँ पर लाइगेट कर सकते हैं। डीएनए को हम लाइगेट करेंगे किसी एक, दो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के ऊपर जो साइट है वहां पर हम जोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे जो BAMH1 साइट है, अगर यहाँ पर जोड़ दें, देखो, अगर हम फॉरेन डीएनए को BAMH1 साइट पर जोड़ दें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर PBR322 में, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा बेटा, वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस को लूज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में कहे कि हम PVU1 पे जोड़ें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर और ध्यान रखिएगा, रोप दिया गया है ना। रोप की बात करें तो रोप कोड करता है उन प्रोटीन के लिए जो इन्वॉल्व होती हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड को ही रोप कहते हैं। ठीक है। तो रोप उन प्रोटीन के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। तो 3 फीचर हो गए बेटा, है ना, 3 फीचर हो गए। अब अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, है ना। अगर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो यहाँ पर यूज किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है बेटा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है, अगर उस जीन को कट करके उसमें हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दे तो इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी वो कलरलेस होंगी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करती हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ब्लू कलर प्रोड्यूस करती हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज अगर पूछा जाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से ब्लू कलर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं ये कलरलेस होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए रिवीजन के समय हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। अब प्लांट और एनिमल के लिए कौन कौन वेक्टर हो सकता है बेटा, ये देख लो। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में वेक्टर का काम कर सकता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का जो TI प्लाज्मिड होता है। जो TI प्लाज्मिड होता है इसका, वो वेक्टर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वेक्टर या तो बैक्टीरियोफेज होगा या फिर प्लाज्मिड होगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास बेटा TI प्लाज्मिड होता है। ये देखिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये वेक्टर की तरह काम करता है। TI प्लाज्मिड के पास एक tDNA होता है, और ये tDNA जो होता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में चेंज कर देता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई डाइकॉट प्लांट का बेटा पैथोजन है। कई डाइकॉट प्लांट में ये डिजीज कॉज करता है ना, ट्यूमर कॉज करता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के TI प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया और इसको वेक्टर के रूप में डेवलप किया है। इसी तरह अगर हम एनिमल की बात करें बेटा, तो एनिमल के केस में हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं,
या एडिनोवायरस का यूज कर सकते हैं। जो रेट्रोवायरस होते हैं बेटा, ये कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन इन रेट्रोवायरस को साइंटिस्ट ने डिसार्म कर दिया, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको ये होस्ट तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्लांट के लिए वेक्टर हो जाएगा, और जो रेट्रोवायरस हैं ये एनिमल में वेक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है। अब होस्ट के अंदर कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डीएनए को कैसे पहुंचाएंगे, कई सारे तरीके हैं। जैसे डीएनए की बात करें तो डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन को सीधे क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन वो लाइपोफिलिक होती है। इसलिए अब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को पहुंचाने के लिए जो सेल है उसको पहले कैल्शियम से ट्रीट करेंगे, कोई डाइवैलेंट केटायन जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज हो उससे ट्रीट कर देंगे। ट्रीट करने की वजह से जो डीएनए बेटा वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा उसको बैक्टीरिया के साथ हम लोग प्लेस कर देंगे, कहाँ, आइस पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, हीट सॉक कहेंगे, फिर आइस पे रख देंगे। और इतना करने के बाद, यानी पहले कैल्शियम ट्रीटमेंट किया, फिर आइस पे 42 डिग्री पे, फिर आइस पे, और इतना करने के बाद जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाएगा। इसे हीट सॉक मेथड कहते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे अगर हम किसी डीएनए को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना चाहते हैं या एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल में पहुंचाने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का तरीका यूज किया जाता है। अगर प्लांट की बात करें बेटा, तो प्लांट के लिए बायोलिस्टिक्स या जीन गन मेथड यूज करते हैं। अब गन है तो गोलियां भी होंगी, जो गोलियां हैं जिनको माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, गोल्ड या टंगस्टन से बनी होती हैं, और इन गोलियों के ऊपर डीएनए को लपेट के सीधे डिशुम कर दिया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीधे सेल के अंदर पहुंच जाता है। इसके अलावा डिसार्म पैथोजन वाला तरीका हम पढ़ ही चुके हैं, रेट्रोवायरस एनिमल के केस में, और टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम का है वो प्लांट के केस में यूज किया जाता है। तो ये सब तरीके खूब पूछे जा रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, हीट सॉक मेथड, डिसार्म पैथोजन, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो प्रोसेस में यहाँ पर बेटा टोटल जो स्टेप है 7। क्या क्या स्टेप होते हैं देखिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। चौथा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। नंबर 5 ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। Number 6 culturing the host cell in a medium at large scale, and number 7 is extraction of the desired product। ठीक है। तो अब आते हैं पहले स्टेप पे, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले तो किस सेल से हम डीएनए को निकाल रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कि भाई बैक्टीरिया से निकाले, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी, उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। प्लांट की सेल से निकाले हैं तो सेलुलोज की सेल वॉल है, सेलुलेज चाहिए। फंगस है तो काइटिन की बनी सेल वॉल है, काइटिनेज चाहिए। तो इन एंजाइम को हम यूज करेंगे यहाँ पर, इससे सेल वॉल टूटेगी। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी, तो लिपिड के लिए लाइपेज यूज कर लो, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज यूज कर लो, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के एंजाइम का यूज करेंगे। उसके बाद हमें न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, आरएनए भी क्रोमेटिन के अंदर होता, तो आरएनए को आरएनए से रिमूव कर देंगे, राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन को प्रोटीएज से रिमूव कर देंगे। लेकिन डीएनए मत यूज कर लेना, क्योंकि डीएनए चाहिए आपको। तो अब जब हमें डीएनए मिल जाएगा तो प्योर डीएनए को हम लोग प्रेसिपिटेट करा लेंगे चिल्ड इथेनॉल में। ये खूब पूछा जा रहा है नीट में इस समय, चिल्ड इथेनॉल में। और उसके बाद जब चिल्ड इथेनॉल में हमें डीएनए, ये देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना, चिल्ड इथेनॉल में जब डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो इस डीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे स्पूलिंग नाम के प्रोसेस के द्वारा। स्पूलिंग कर लेंगे, डीएनए को वहां से आइसोलेट कर लिया जाएगा। अब देखिए कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब कटिंग करने के लिए बेटा हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, और इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम डीएनए के टुकड़े कर देंगे। अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर के द्वारा हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसमें मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए की इन विट्रो यानी लैब में। कैसे? 3 स्टेप में ये काम करते हैं। पीसीआर में 3 स्टेप हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर। डिनेचुरेशन में हम हाई टेम्परेचर पे हीट देके दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के अलग अलग कर लेते हैं। फिर प्राइमर की एनिलिंग करते हैं, प्राइमर को 3 प्राइम एंड पे ऐड करते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन में
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं। और अगर हम एक डीएनए का फ्रेगमेंट लेके चले थे, है ना, एक डीएनए का टुकड़ा लिया था, तो हमें डीएनए के 2 टुकड़े यहाँ पर मिल गए, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अगर इस साइकिल को हम 2 बार चला दें तो 4 डीएनए मिल जाएंगे, 3 बार चला दें तो 8 मिल जाएंगे, 30 बार चला दें तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, वो थर्मली स्टेबल हम यूज करते हैं, और इस एंजाइम का नाम यहाँ पर है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर यूज किया जाता है। और ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज यहाँ पर लिखा हुआ है, टैग पॉलीमरेज है ना, ये देखिए टैग पॉलीमरेज। टैग में टी का मतलब थर्मस है और एक्यू का मतलब एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया, और ये जो बैक्टीरिया है ये 80-90 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रहता है, और इसलिए इसका जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज वो स्टेबल होता है। तो उस एंजाइम को यहाँ पर यूज किया जाता है। अब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि उसके लिए बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का तरीका यूज करते हैं, तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर वो बात लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है बेटा, उन्हें सेलेक्टेबल मार्कर का नाम दिया जाता है। अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की, तो देखिए अगर हम बड़े स्केल पे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। बायोरिएक्टर बड़े वॉल्यूम के बर्तन होते हैं जिनका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर होता है, और सबसे जो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर होते हैं वो स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, और ये फिगर में आपको दिखाए गए हैं। पहला जो फिगर आपको दिखाया गया सिंपल स्टीयरिंग टाइप का बायोरिएक्टर है, और जो दूसरा है ये स्पार्ज टाइप का है। स्पार्ज में बस अंतर ये होता है कि एयर को बबल के फॉर्म में यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। अब स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर जो होता है बेटा, इसका जो बेस होता है सिलेंड्रिकल या कर्व होता है, ताकि आसानी से जो रिएक्टर कंटेंट है वो आपस में मिक्स हो जाए। इसमें एक स्टीरर का यूज करते हैं, स्टीरर मतलब चम्मच समझ लो। स्टीरर फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को पूरे बायोरिएक्टर में। इसके अलावा यहाँ पर एक एजिटेटर सिस्टम होता है, यानी हिलाने वाला एक सिस्टम होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, और सैंपलिंग पोर्ट होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट को यहां से निकालते रहते हैं। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें बेटा, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब हम प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो जल्दी, और अगर दवाई हम बना रहे हैं तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल भी करना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उससे पता चलता है कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, है ना। और जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। 6 सवाल इस समय नीट में इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। कभी इस चैप्टर से 2 सवाल आते थे, अब इस चैप्टर से 6 सवाल आ रहे हैं, पूरी यूनिट से 12 सवाल आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जरूरी, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में हम बायोटेक के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।